किस क्लासेस में। दोस्तों मैं आ चुका हूं हमारे क्लास 10 की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया के पार्ट 1 में। दोस्तों बेसिकली हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप खत्म कर दिया था, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ये वाला चैप्टर आता है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। दोस्तों चीज थीम एक ही है, चीज यही है कि मतलब राष्ट्रवाद की भावना यहाँ पे भी आएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंट्रीज चेंज हो जाती है और यहाँ पे एक चीज चेंज हो जाती है कि यहाँ पे नेशनलिज्म की मीनिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी, थोड़ी अलग हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। दोस्तों बेसिकली ये चैप्टर हमारे इंडिया के बारे में है कि हमारे इंडिया में आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया पर 200 से 300 साल तक ब्रिटिशर्स ने राज करा था, ठीक है। और उन्होंने मतलब हमें इतना मतलब झंझोड़ के रख दिया था, अंदर से हमें बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया था, खोखला कर दिया था हमको, ठीक है। इवन कि जब हम आजाद हुए थे तब भी हमारी हालत एक बच्चे की तरह थी, जो एक न्यू बॉर्न बेबी है वैसी हमारी हालत हो चुकी थी, जिसको मतलब खाने पीने के लिए जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसी हालत थी, ठीक है। और जिसको कोई पकड़ने के लिए भी कोई नहीं था, ठीक है। तो उसी टाइम से हमारा इंडिया आज तक, ठीक है, आज तक 73 साल हो चुके हैं। अभी से उस टाइम से 1947 से लेकर 2021 तक बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है हमारे इंडिया में। इंडिया पहले अंडर डेवलप्ड था, अब डेवलपिंग हो चुका है हमारा देश, ठीक है। हमारे देश की जीडीपी अच्छी हो चुकी है। बीच में हाँ दोस्तों बुरा वक्त किसका नहीं आता, बुरा वक्त हर एक का आता है, ठीक है। हमारे इंडिया में भी पूरी दुनिया में बुरा वक्त आया था कोरोना के रूप में, ठीक है, जिसने मतलब हर एक देश की इकोनॉमिक हालत को, आर्थिक हालत को पूरा का पूरा बुरी तरीके से खराब कर दिया था। उनकी मतलब इकोनॉमिक, हर एक कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन बेकार हो गई थी, खराब हो गई थी, ठीक है। लेकिन सारी कंट्रीज ने क्या किया, पूरे वर्ल्ड ने कोरोना वायरस के खिलाफ फाइट करके दोस्तों हम जीत चुके हैं, क्योंकि हमारे हाथ में वैक्सीन लग चुकी है और वैक्सीन लोगों को लगने भी लग चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों इंडिया के बारे में बहुत ही ज्यादा कुछ एक डीप हिस्ट्री है हमारी, ठीक है। हिस्ट्री का मतलब ये चीज, इसमें ये नहीं आता कि मतलब क्या पुराने टाइम पे क्या कौन से राजा, ये चीज नहीं आती। मेन चीज आती है हमारी हिस्ट्री, ठीक है। हमारे ऊपर कितने अत्याचार हुए, क्यों हुए, किस वजह से हुए, हमने उसके खिलाफ हमने कैसे मतलब जंग लड़ी, कैसे वो करा, उनके खिलाफ हमने आवाज कैसे उठाई, वही चीज बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारे चैप्टर बिना किसी टाइम वेस्ट के। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द खिलाफत एंड नॉन कॉर्पोरेशन के बारे में, ठीक है। दोस्तों जो हमारा पहला टॉपिक है वो है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड द नॉन कॉर्पोरेशन, ठीक है। आपको 13 अप्रैल 1919 का एक इंसिडेंट तो याद ही होगा शायद से, अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूं क्या हुआ था उस दिन। दोस्तों 13 अप्रैल 1919 के टाइम पे हमारे इंडिया में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। दोस्तों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इसमें कम से कम 1000 लोगों की जान ली गई थी, एक ये ह्यूज मैसाकर था उस टाइम। दोस्तों क्या हुआ था, मैं आपको पूरा अगर आपको इंसिडेंट बताऊं तो सुनो आप, ठीक है। उस टाइम पे क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919, उस टाइम पे पंजाब में बैसाखी का त्योहार था, बैसाखी का टाइम चल रहा था। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग, हजार के लोग वहां पे मतलब बैसाखी मेले में इकट्ठा हुए थे पार्टिसिपेट करने के लिए, घूमने के लिए, ठीक है। तो वहां पे मतलब कुछ लोग, कम से कम चंद 10 से 15 लोग वहां पे वो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन मतलब एक मीटिंग करने आए थे, ठीक है, शांतिपूर्वक। लेकिन दोस्तों वहां पे एक चीज थी, इन सारे लोगों को, जितने भी उस टाइम पे वो ग्राउंड में थे, उन सारे लोगों को पता नहीं था कि हमारे इंडिया में धारा 144 लागू कर दी गई थी, मार्शल लॉ इंपोज कर दिया गया था। दोस्तों मार्शल लॉ धारा 144 बिल्कुल एक जैसी है। यहाँ पे क्या होता है, आप मतलब घर से मतलब निकल नहीं सकते, और मतलब एक मतलब देखा जाए तो आप कम्युनिटी में नहीं निकल सकते, ठीक है, चीज समझ में। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वहां पे मतलब जो जनरल डायर थे, ठीक है, वो अपनी सेना के साथ गए और वो पूरे के पूरे मतलब जो क्या कहते हैं उसको, ग्राउंड था, वो ग्राउंड को पूरी तरीके से उन्होंने घेर दिया, फिर दरवाजे बंद कर दिए, उसके एग्जिट सारे बंद कर दिए, और वहां पे लगातार 10 मिनट तक फायरिंग हुई थी, जिसमें एक भी आदमी नहीं बचा, एक सिंगल पर्सन भी नहीं बचा वहां पे, ठीक है। तो आप चीज समझ ही सकते हैं कि मतलब कितनी हार्श कंडीशन से हमारा इंडिया फेस होते होते आया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमारी इंडिया की हालत कैसी थी, ठीक है। इन द इयर्स आफ्टर 1919 वी सी नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दो चीजें का मतलब समझाता हूं, खिलाफत और नॉन कॉर्पोरेशन का मतलब। नॉन कॉर्पोरेशन का मतलब एक तरह से उसका नाम का मतलब ही है किसी को सहयोग ना देना, असहयोगी आंदोलन,
ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या था, जो मतलब मेरे जो लीडर्स थे उस टाइम के, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे महात्मा गांधी जी हो गए हमारे, तो उन्होंने क्या करा था, नॉन कॉर्पोरेशन का ऐलान कर दिया था, जिसके तहत जितने भी लोग, जितने भी जो मतलब ब्रिटिशर्स के कॉलेजों में पढ़ा रहे होंगे, प्रोफेसर होंगे, टीचर्स, लॉयर, कुछ भी हो, कोई सी भी गवर्नमेंट पोस्ट में होंगे, वो उन सबको वो सारी की सारी पोस्ट छोड़ के यहाँ पे आ जाना है। वो उनको पूरा का नॉन कॉर्पोरेशन मतलब सारी ऑफिशियल पोस्टों का त्याग करना है उनको, ठीक है। तो ये 1919 के बाद, मतलब जो हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड के बाद ये सारी चीजें शुरू हुई थी, ठीक है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वहीं से शुरुआत हुई थी उसकी। उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पे आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हार्श कंडीशन। इंडिया में जैसे आपको पता है कि मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था हमारा, वो रशिया और जर्मनी के बीच में हुआ था। लेकिन रशिया जर्मनी के साथ मतलब बहुत साथ और भी बहुत सारी कंट्रीज थी। रशिया के साथ हमारा इंग्लैंड था, ठीक है, रशिया के साथ हमारा इंग्लैंड था। तो उस टाइम पे क्या था कि मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे इंडिया को एक तरह से अपने अंडर में कर लिया था। तो जितना भी सामान था, जितना भी गोला बारूद हो, कपड़े हो, खाना पीना, जितना भी सामान था, वो हमारे इंडिया से सप्लाई हो रहा था बाहर के मतलब उनके मिलिट्री कैंप्स तक, ठीक है। तो क्या हुआ, मतलब इससे क्या हुआ, इंडिया में एक ड्रामेटिकली सिचुएशन पैदा होगी, एक डाइवर्स सिचुएशन पैदा होगी। मतलब देखा जाए वहां पे क्या हो गया, एक इकोनॉमिक सिचुएशन भी पैदा होगी। अब एक चीज देखो, उस टाइम पे हमारे इंडिया में जितने भी काम करने वाले जितने भी लोग थे, उन सारे के सारे लोगों को गोला बारूद बनाने के फैक्ट्रीज में लगा दिया गया। वो सारे काम कर रहे हैं, काम करके ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, उसको बाहर पोर्ट कर रही है, इंपोर्ट कर रही है। इंपोर्ट करने से फायदा किसको हो रहा है यहाँ पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। लेकिन नुकसान किसको हो रहा है, हमें हमें तो कोई फायदा नहीं दिख रहा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, आप यहाँ से फिर नोट करना शुरू कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल से आप यहाँ पे पहले यहाँ से पॉइंट लगाना शुरू कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, ठीक है। जो मैंने बताया अभी कि मतलब जो वॉर था, वॉर ने एक अजीब सी सिचुएशन पैदा कर दी थी, एक इकोनॉमिक सिचुएशन पैदा कर दी थी, ठीक है। इट लीड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वाज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मतलब इसमें मतलब क्या हुआ, इसका मेन रीजन क्या था, मेन रीजन इसका ये था, मतलब क्या हुआ कि जितना भी डिफेंस में जितना भी सामान, जितना भी पैसा लगना था, वो सारा का सारा डबल हो गया। डिफेंस मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो डिफेंस पे सारा कुछ देख रही थी, ठीक है। तो उसमें ये जो सारी चीजें थी, डिफेंस में जितना भी सामान, जितना भी सब कुछ लग रहा था, वो सारी की सारी चीजें किससे हो रही थी, वॉर लोन से हो रही थी, उधार पे चल रही थी, ठीक है। और कुछ चीजें टैक्स से चल रही थी, ठीक है, टैक्स दिए जा रहे थे, टैक्स। दोस्तों हमारे इंडिया में उसी टाइम पे इनकम टैक्स का आविष्कार हुआ था, इजाद हुआ था। इनकम टैक्स उस टाइम पे हमारे ऊपर मतलब क्या कहते हैं, इंपोज करी जा रही थी, ठीक है। और उसके बाद वहां पे कस्टम ड्यूटीज भी लगा देगी हमारे ऊपर। कस्टम ड्यूटीज दोस्तों आपको शायद से पता भी होगी, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। कस्टम ड्यूटीज का मतलब होता है वो टैक्स जो मतलब उन लोग मतलब ट्रेडर्स पे लगाया जाता है, जो भी व्यापार करता है उनके ऊपर वो टैक्स लगाया जाता है। जो भी वो सामान बेचेंगे, ठीक है, जिसको भी बेचेंगे उसके ऊपर वो टैक्स लगता है, जिससे मतलब वो सरकार कमाती है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पढ़ते हैं। थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918। तो वॉर के टाइम पे क्या हुआ, एक चीज देखिए आप, एक चीज यहाँ पे ये आती है कि मतलब जब ये सारी चीजें उधार पे हो रही है, डिफेंस के ऊपर जितना भी सामान, जितना भी पैसा कुछ लग रहा है, वो सारा का सारा उधार पे हो रहा है। तो इसका मतलब क्या ये चीज नहीं हो सकती कि मतलब वहां उस जगह के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। कोई भी चीज उधार पे है, ठीक है, तो वो बंदा जब दोबारा आपको देगा कोई चीज, तो उधार पे देगा, वो इसका रेट बढ़ा के आपको चीज देगा ना। तो इस टाइम पे क्या हुआ था, मतलब ये जो लोन्स के चक्कर में इंडिया में जितने भी मार्केट थे, उन सबके प्राइसेस, हर एक चीज के प्राइसेस डबल हो चुके थे 1913 से लेकर 1918 के बीच में, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। इससे कौन पिसता है, आम आदमी। दोस्तों कोई से भी वॉर हो, किसी के बीच में हो, चाहे वो कंट्रीज के बीच में हो, राजाओं के बीच में हो, कोई सी भी चीज हो, उसमें पिसता कौन है, हमेशा आम आदमी पिसता है। यहाँ पे एक चीज देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो अपना फायदा कमा रही है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट कौन रहा है, हम। क्योंकि प्राइसेस जो है, टैक्स कौन दे रहा है, हम दे रहे हैं, ठीक है। जितना भी प्राइसेस जो बढ़ चुके हैं, वो कौन फेस कर रहा है, हम फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आता है, विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स फॉर द एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज कॉज वाइड स्प्रेड एंगर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक और चीज हुई, जो गांव का इलाका है, तो गांव के इलाके में जितने भी जवान लोग थे, उन सबको मतलब जबरदस्ती उनको रिक्रूट करा जा रहा था। रिक्रूट मतलब होता है भर्ती करा जा रहा था फौज में,
ठीक है। मतलब यहाँ मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, जबरदस्ती मतलब लोगों को उठाकर फौज में भेज रही थी, जिससे मतलब लोगों के अंदर गुस्सा आ रहा था। जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा। आप अगर आपका मन नहीं है, आप फौज में अगर आप फौज में नहीं जाना चाहते, तो आपको जबरदस्ती आपसे की जा रही, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? बात यही पर ही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज आती है, एक कहावत आती है यहाँ पे, कि मतलब अगर आफत एक जगह से आती है तो हर चारों ओर से आती है। ठीक है, आती है तो चारों ओर से आती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज हो रही थी। एक तो इंडिया के में प्राइसेस डबल हो चुके थे, उसके बाद मतलब टैक्सेस भी लिए जा रहे थे, प्लस यहाँ पे मतलब जबरदस्ती रिक्रूट करा जा रहा था फौज में। उसके बाद भी एक और चीज हुई जिसे हम कहते हैं क्रॉप शॉर्टेज। ठीक है, मतलब जितनी भी फसलें थी वहां पे फसलें बर्बाद होगी, सारे के सारे किसानों की क्रॉप फेल कर गई। ठीक है, और इसी को ही एक पैंडेमिक ने बढ़ावा दिया। उस टाइम पे क्या हुआ, एक पैंडेमिक भी आ गया। पैंडेमिक का मतलब होता है महामारी आ गई। मतलब हर इंडिया में देखो क्या क्या मतलब क्या क्या सिचुएशन हुई। वॉर्स के टाइम पे यही सारी सिचुएशन वहां पे पैदा हो गई थी, कि मतलब एक तो प्राइसेस बढ़ गए, टैक्स दिए जा रहे हैं हमसे। ठीक है, उसके बाद क्रॉप फेल कर गई हमारी, पैंडेमिक भी आ गया। जिससे मतलब पैंडेमिक, अगर उस टाइम पे जो सेंसस हुए थे, सेंसस का मतलब होता है उस टाइम पे गणना की गई थी, मतलब उस पैंडेमिक में कितने लोग मारे गए थे, तो उसमें कम से कम 13 से 14 मिलियन लोग मारे गए थे। 13 से 14 मिलियन दोस्तों, आप सोच सकते हो कितने लोग होते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये तो टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में आपको चीज समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद आते हैं हमारा सत्याग्रह। दोस्तों सत्याग्रह का मतलब देखो, अगर नाम का मतलब समझाऊं, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य मतलब ट्रुथ, आग्रह मतलब फॉर आस्किंग, मतलब आस्किंग फॉर ट्रुथ इज नोन एज सत्याग्रह। ठीक है, आपको शायद से पता भी होगा कि सत्याग्रह की शुरुआत किसने करी थी। सत्याग्रह की शुरुआत हमारे महात्मा गांधी जी ने करी थी, द फादर ऑफ द नेशन। ठीक है, उन्होंने हमारे सत्याग्रह की शुरुआत करी थी। और दोस्तों कभी भी आप कंफ्यूज मत होना कि सत्याग्रह इंडिया में ही सबसे पहले किया गया था। सबसे पहले सत्याग्रह हमारा किया गया था साउथ अफ्रीका में, और वो भी किया गया था हमारे महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो क्या हुआ था, मैं आपको चीज से समझाता हूं। तो जो हमारे जो मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब हमारे जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने वकालत करी थी इंग्लैंड से। ठीक है, उन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी इंग्लैंड से। तो वो एक केस के चक्कर में साउथ अफ्रीका गए थे, जहां पे उन्होंने ब्लैक्स का पक्ष रखते हुए उन्होंने वहां पे सत्याग्रह चलाया था। ठीक है, और उसके बाद वो हमारे इंडिया में 1915 में आए। ठीक है, कब आए? 1915 में हमारे इंडिया में वो आ चुके हैं। ठीक है, तो 19 उसके बाद उन्होंने इंडिया की हालत देखी। उन्होंने जब इंडिया की हालत देखी कि मतलब इंडिया में ये सारी चीजें हो रही है, तो उनका मन बड़ा उदास हो गया। उन्हें बड़ा अफसोस हुआ। तो इन सारी अफसोसों को देखकर उन्होंने शुरुआत कर दी सत्याग्रह की। दोस्तों द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। यहाँ पे जो सत्याग्रह का मेन आइडिया था कि मतलब जो सच है, सच को जानना और सच को खोजना, कि कहाँ मिलेगा ये चीज। अब यहाँ पे अगर आप मतलब ये देखो, यहाँ पे सत्याग्रह का मेन मतलब मैंने आपको समझा दिया कि आस्किंग फॉर ट्रुथ इसमें होता है, कि मतलब ये जो जितने भी हमारे ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं वो क्यों ढा रहे हो तुम लोग, ये एक तरह से हम जानना चाहते हैं उस टाइम पे। ठीक है, without seeking vengeance or being aggressive, a satyagrahi could win the battle through non violence। और दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि गांधी जी का मानना क्या था। गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा पे बिलीव करते थे, हमेशा अहिंसा को मानते थे। ठीक है, उन्होंने मतलब कहा था, उनको लगता है कि उनकी सोच ये थी कि मतलब अगर एक पर्सन सत्याग्रही बनना चाहता है, तो सबसे पहले उसको अपने अंदर से जितना भी क्रोध है, जितना भी आक्रोश है, वो सारी की सारी चीजों को त्यागना पड़ेगा, सारी की सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। प्लस वो जितनी भी सारी वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ सच को जानने के लिए आगे बढ़ेगा, सच को जानने के लिए ही मतलब वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, चीज समझ में आपको दोस्तों? तो यहाँ पे दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग द कॉन्सेंस of the oppressor. People including the oppressor had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence. By this struggle, truth was bound to ultimately trump. Mahatma Gandhi believed that this dharma of non-violence could unite all Indians. और महात्मा गांधी का ये मानना था कि मतलब ये जो सत्याग्रह है और जो नॉन वायलेंस का जो टॉपिक है, यही चीज हमारे पूरे इंडिया को क्या कर सकती है, आजाद कर सकती है, फ्री कर सकती है। दोस्तों यहाँ पे मतलब अगर इस पूरे चैप्टर में देखा जाए, पूरे चैप्टर में नेशनलिज्म का सेंस यही है कि मतलब पूरे इंडिया में नेशनलिज्म को लिया गया है एज अ फ्रीडम लिया गया है इसको।
ठीक है, चीज समझ में आपको दोस्तों। तो इसके बाद मतलब जब महात्मा गांधी इंडिया में आए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट चलाना शुरू कर दिया। सबसे पहले 1900, दोस्तों मैंने आपको बताया 1915 में वो इंडिया में आए, ठीक है। 1916 से 1916 से उन्होंने सारी की सारी चीजें सत्याग्रह मूवमेंट शुरू कर दिया। जो फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट था वो था चंपारण बिहार में। चंपारण बिहार में दोस्तों ये डेट याद रखना और कहां पर गए थे वो ये चीज याद रखना। सबसे पहला इन 1916 महात्मा गांधी ने मतलब जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट सबसे पहले कहां पे चलाया था? चंपारण बिहार में। चंपारण बिहार में टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। दोस्तों प्लांटेशन सिस्टम में सबसे पहले आपको समझाता हूं, ठीक है। आप सोचोगे बहुत ज्यादा बोरिंग कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों चीज यही है, आपको ये चीज आगे भी पढ़नी मिलेगी, तो इससे अच्छा मैं आपको अभी बता देता हूं, बात तो एक ही पढ़नी है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या था मैं आपको चीज समझाता हूं। प्लांटेशन सिस्टम उस टाइम का ये था कि मतलब जितने भी प्लांटेशन में जितने भी वर्कर्स काम करते हैं उन सारे के सारे लोगों को मतलब वहां से उस जगह से प्लांटेशन की जगह से जाने की कोई अनुमति नहीं है। वो जा सकते हैं विद परमिशन, ठीक है। और तो ये एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट भी है जिसके तहत वो मतलब क्या कर रहे थे, वो उन लोगों को मतलब जबरदस्ती रोका जा रहा था। तो इसके खिलाफ महात्मा गांधी जी ने उन पीजेंट्स को मतलब बढ़ावा दिया कि मतलब आप आओ अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर दीजिए अब, ठीक है। तो चंपारण 1916 में सत्याग्रह मूवमेंट कहां पे शुरू हुआ था? चंपारण बिहार में। क्यों हुआ था? पीजेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कि वो अपने मतलब जो भी वो चीज मतलब जो उनके ऊपर जो ऑपरेसिव हो रहा है जो प्लांटेशन सिस्टम है उसके खिलाफ वो आवाज उठाए, ठीक है। चीज समझ में आई। उसके बाद 1917, दोस्तों ये डेट सारी याद रखना। 1917 में ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। और 1916 में पीजेंट्स के पास गए थे चंपारण बिहार में। क्यों? क्योंकि उनको मतलब वो जो प्लांटेशन सिस्टम था उनके खिलाफ उनका आवाज उठानी चाहिए थी, ठीक है। उसके बाद 1917 में वो मतलब खेड़ा गुजरात के पीजेंट्स के पास गए थे जिनकी मतलब क्रॉप फेलियर हो गई थी और सरकार उनसे तब भी टैक्स ले रही थी, ठीक है। अब देखिए एक चीज देखो, अगर बंदे के पास खाने को कुछ नहीं है तो वो कैसे टैक्स भर सकता है, ठीक है। तो यही चीज महात्मा गांधी ने अपने दिमाग में रखते हुए सत्याग्रह मूवमेंट खेड़ा गुजरात में भी चलाया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1918 में महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमॉन्गस्ट कॉटन मिल वर्कर्स। उसके बाद दोस्तों वो 1918 में गए थे हमारे किनके पास? मिल वर्कर्स के पास गए थे अहमदाबाद में, ठीक है। उनको मतलब मिल वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों यहां तक तो आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी अच्छी तरीके से, ठीक है। कि मतलब सबसे पहले इंडिया की कंडीशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, नेशनलिज्म का सेंस, सत्याग्रह का मतलब और महात्मा गांधी ने कहां का सत्याग्रह मूवमेंट चलाए थे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो हमारी यहीं पर ही खत्म होती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में बेसिकली हम पढ़ेंगे हमारे रॉल्ट एक्ट के बारे में और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, मैसेकर के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मेरी? अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, ठीक है। तो दोस्तों लाइक जरूर करना मेरे वीडियोस को। इससे क्या होता है, मैं थोड़ा मोटिवेट होता हूं, ठीक है। और दोस्तों इसमें और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना, जो बेल आइकन है उसको ऑल पे कर देना जिससे मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आपको डलते ही मिल जाए। दोस्तों अगर आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके दोस्तों तक भी पहुंचनी चाहिए तो प्लीज दोस्तों आप उन अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जरूर, ठीक है। मैं जब वीडियो यूट्यूब पे डालता हूं तो उसमें शेयर का ऑप्शन होता है, शेयर के ऑप्शन से आप कहीं भी सेंड कर सकते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ट्विटर, हर जगह आप सेंड कर सकते हो उस चीज को, मेरी वीडियोस को। तो दोस्तों शेयर जरूर करना और दोस्तों लाइक जरूर करना मेरी वीडियोस को। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो में कोई दिक्कत है या फिर आपको कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करना। कमेंट में मैं दोस्तों कमेंट जरूर हमेशा पढ़ता हूं, आपके रिप्लाई भी देता हूं, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट जरूर करना अगर आपको कोई दिक्कत हो। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।